आशीष सिंह कलंस आज आप सभी का एक बार फिर अपने YVM यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण। हम यह जानेंगे कि एस ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग होते हैं। उन 18 वर्ग में से जो पहले के 2 वर्ग होते हैं वह एस ब्लॉक के तत्वों के लिए होते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले को हम क्षार धातुएं बोलते हैं और जो दूसरा वर्ग आता है उसको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। तो क्षार धातुएं कौन कौन सी होती हैं आइए देखते हैं। जो पहला वर्ग है, पहला वर्ग में उपस्थित ये धातुएं क्षार धातुएं कहलाती हैं और इनका नाम है यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये जो है जो धातुएं यहाँ पर लिखी गई हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी क्षार धातुएं हैं। जबकि अगर मैं क्षारीय मृदा धातुओं की बात करूं तो ये दूसरे वर्ग में आती हैं, क्षारीय मृदा धातुएं। इसके अंतर्गत जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम, ये जो है धातुएं उपस्थित होती हैं। अगर मैं बात करूं तो जो क्षार धातु है, क्षार धातु में जो फ्रांसियम है यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। जबकि जो क्षारीय मृदा धातु है इसमें जो रेडियम है यह एक जो है रेडियो एक्टिव तत्व है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर क्षार धातुओं की, तो क्षार धातुओं का जब वाह्यतम कोश होता है, वाह्यतम कक्षक जो होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और इसका जो सामान्य सूत्र होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वह होता है NS1। यहाँ पर वाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस वजह से 1 लिखा गया है। यहाँ पर जो N का नंबर होगा वह कक्षकों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसा कि अब हम जानते हैं जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं उसके जो वाह्यतम कोश होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर उसका जो सामान्य सूत्र लिखेंगे NH2 लिखेंगे। यहाँ पर जो है 2 वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण 2 लिखा गया है और यहाँ पर जो N होगा N कक्षकों की संख्या को जो है प्रदर्शित करेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के दोनों वर्गों में सभी की सभी धातुएं आती हैं। जैसा हम जानते हैं कि जो एस ब्लॉक का पहला वर्ग है उसमें क्षार धातुएं हैं और क्षार धातुएं जो होती हैं चमकदार होती हैं, सफेद रंग की होती हैं, नरम होती हैं, ठोस होती हैं। लेकिन इसमें जो सीजियम होता है, सीजियम यह एक द्रवित अवस्था वाली धातु होती है। अगर मैं बात करूं क्षारीय मृदा धातुओं की, तो क्षारीय मृदा धातुएं जो है क्षार धातुओं की तुलना में कठोर होती हैं। इसका कारण होता है कि इसके जो संयोजी कोश होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और यह धात्विक बंध बनाते हैं, जिसके कारण जो है ये क्षारीय मृदा धातुएं ज्यादा ठोस होती हैं क्षार धातुओं की तुलना में। अगर मैं बात करूं आकार की, तो आकार क्षार धातुओं में अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर जाता हूं, यानी जब मैं लिथियम से फ्रांसियम की ओर जाने लगूं, तो यहाँ पर जो आकार है वह लगातार बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कोश हैं, कोश अतिरिक्त कोश बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे हम जो है लिथियम से सोडियम जाएंगे, पोटेशियम जाएंगे, रुबिडियम जाएंगे, सीजियम जाएंगे, फ्रांसियम जाएंगे, तो यहाँ पर कोशों की जो संख्या है वह लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से इनका आकार बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है लिथियम से बड़ा सोडियम होगा, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम और सीजियम से बड़ा फ्रांसियम होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं क्षारीय मृदा धातुओं की, तो क्षारीय मृदा धातुओं में भी ऊपर से नीचे जाने पर इनका जो आकार होगा वह बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हम बेरियम से जो है बेरिलियम तक देख सकते हैं कि इनका आकार क्रमागत रूप से बढ़ता जाता है। यहाँ पर हम अगर बात करें जो है क्षार धातुओं की, तो क्षार धातुओं में जो सीजियम होता है, सीजियम सबसे ज्यादा नरम धातु होता है। जबकि अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्षारीय मृदा धातु की, तो क्षारीय मृदा धातु में जो बेरिलियम होता है वह सबसे ज्यादा कठोर धातु होती है। अगर अब यहाँ पर मैं आकार और इसका एक फार्मूले के रूप में अगर बात करना चाहूं तो इस तरह से मैं कह सकता हूं देखिए, परमाणु जो है परमाणु का आकार ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपान धात्विक
पन। यहां पर सामर्थ्य लिख लेंगे, सामर्थ्य, बंध सामर्थ्य। अगर धात्विक बंध सामर्थ्य जो है वह बढ़ रहा होगा, धात्विक बंध सामर्थ्य अगर बढ़ रहा होगा तो उसका आकार कम हो रहा होगा, और आकार अगर बढ़ रहा है तो उसका जो धात्विक बंध सामर्थ्य होता है वह कम होता जाता है। अगर आकार बढ़ता है तो धातुओं में जो मुलायमपन का गुण है वह भी बढ़ता है। तो हम एक बात यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो परमाणु का आकार है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मुलायम के। ये जो है ये कह सकते हैं परमाणु का आकार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मुलायमपन के। ये मुलायमपन के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर मैं बात करूं जो है जो धातु ज्यादा मुलायम होती है उसका गलनांक कम होगा, यानी अगर मुलायमपन का गुण बढ़ रहा है तो उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, कम हो रहा होगा। तो इस वजह से कह सकते हैं कि जो मुलायमपन का गुण है वह गलनांक और क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं जो है गलनांक और क्वथनांक का क्रम क्या होगा, तो आइए देखते हैं इसका क्रम कैसे है। यहाँ पर जो लिथियम, ऐसे लिख लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर लिख लिया मैंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इस तरह से जो हमने लिखा है इसमें अगर मैं बात करता हूं क्वथनांक की और गलनांक की, तो सबसे ज्यादा गलनांक किसका होगा, लिथियम का होगा। लिथियम से कम सोडियम का, सोडियम से कम पोटेशियम का, पोटेशियम से कम रुबिडियम का, रुबिडियम से कम सीजियम का, सीजियम से कम फ्रांसियम का। जब गलनांक जो है वह कम हो रहा होगा, आकार बढ़ रहा होगा तो गलनांक कम हो रहा होगा। गलनांक का मतलब है कि कोई वस्तु जो है गलती कैसे, ज्यादा टेम्परेचर पर या कम टेम्परेचर पर। अगर ज्यादा टेम्परेचर पर गल रही इसका मतलब उसका गलनांक ज्यादा है, अगर वह कम ही टेम्परेचर पर गल जा रही तो इसका मतलब उसका गलनांक क्या है, कम है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर परमाणु का आकार बढ़ रहा है, परमाणु का आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका गलनांक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि ये धातुएं जो है मुलायम हो जा रही है, यानी कम ही तापमान पर यह पिघल जा रही है। इसीलिए तो हम देखते हैं जो सीजियम होता है वह जो है गर्मी के दिनों में लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रवित अवस्था में पाया जाता है। अगर मैं इसी तरह से बात करता हूं जो है क्षारीय मृदा धातुओं की, तो क्षारीय मृदा धातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक होता है उसमें सबसे ज्यादा होगा बेरियम का, बेरियम के बाद में फिर कैल्शियम का, कैल्शियम के बाद में फिर स्ट्रोंशियम का, स्ट्रोंशियम के बाद में फिर मैग्नीशियम का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैग्नीशियम को मैंने बाद में क्यों लिखा है, जबकि मैग्नीशियम को तो यहाँ लिखा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इस वजह से नहीं लिखा है क्योंकि जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और जो है बेरियम है उसका गलनांक जो है और क्वथनांक मैग्नीशियम से ज्यादा होता है। उसका यह कारण होता है। आयनन विभव की बात करते हैं, आयनन विभव में क्या होता है कि जो क्षार धातुएं होती हैं इनका जो अपेक्षाकृत परमाणु का आकार होता है वह जो है बड़ा होता है और बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिसके कारण इनका जो प्रथम आयनन विभव होता है वह बहुत कम होता है। अगर मैं बात करता हूं आयनन विभव की जो क्षार धातुओं के लिए, तो क्षार धातुओं में जो आयनन विभव का मान होगा वह कुछ इसी क्रम में उपस्थित होगा। इसका आयनन विभव भी यही होगा। सबसे जो है ज्यादा आयनन विभव किसका होगा, लिथियम का, लिथियम के बाद में जो है सोडियम का, सोडियम के बाद में जो है पोटेशियम का, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम। इस तरह से इसका आयनन विभव होता है यह भी जो है जिस तरह से आकार बढ़ता जाएगा आयनन विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर मैं बात करता हूं जो है क्षारीय मृदा धातुओं की, तो क्षारीय मृदा धातुओं में जो आयनन विभव का मान होता है वह इसका बेरिलियम का जो है सबसे ज्यादा होगा। बेरिलियम के बाद में जो मैग्नीशियम है इसका होगा, मैग्नीशियम के बाद में कैल्शियम का होगा और कैल्शियम के बाद में फिर स्ट्रोंशियम का होगा, स्ट्रोंशियम के बाद में जो है वह बेरियम का होता है। इसका जो आयनन विभव होता है, क्योंकि जो ये क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं वह अपेक्षाकृत छोटे आकार की होती हैं और इसमें होता क्या है, जो एस कक्षक होता है वह पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं और पूर्ण रूप से भरे होने के कारण जो इनका आयनन विभव होता है वह अपेक्षाकृत उच्च होता है। अगर मैं बात करता हूं क्षार धातुओं के ऑक्सीकरण संख्या की बात करूं, ऑक्सीकरण की बात करूं, तो यहाँ पर जो क्षार धातुएं होती हैं, क्षार धातुओं का ऑक्सीकरण संख्या जो है वह 1 होता है। ऑक्सीकरण संख्या
1 होता है प्लस 1 होता है ऑक्सीकरण संख्या। जबकि अगर मैं क्षारीय मृदा धातुओं की बात करूं तो क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 होती है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो वर्ग 1 है, वर्ग 1 और वर्ग 2, इसमें वर्ग 1 में +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा और जो वर्ग 2 है यानी जो है सेकेंड ग्रुप में जो है +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इस तरह से हमें ये बात ध्यान रखनी है कि पहले वर्ग में +1 ऑक्सीकरण संख्या और दूसरे वर्ग में +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है। क्षार धातुएं जो होती हैं वो अपने बड़े आकार के कारण जो है आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन जो है बना लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो है वैद्युत गुण जो है वैद्युत धनी गुण वह लिथियम से जो है सीजियम तक बढ़ता जाता है। इसी तरह से अगर मैं क्षारीय मृदा धातुओं की बात करता हूं तो क्षारीय मृदा धातुएं जो है उसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो है धन आयन बनाते हैं और इनकी जो विद्युत धनात्मकता होती है वह क्षार धातुओं की तुलना में कम होती है। हम कह सकते हैं कि अगर एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर जाने लगते हैं तो जो विद्युत धनात्मकता होती है कम होती जाती है। जैसे कि मैं बात करता हूं पहला वर्ग है, पहले वर्ग से विद्युत धनात्मकता जो है दूसरे वर्ग की कम होगी, दूसरे वर्ग से तीसरे वर्ग की कम होगी, तीसरे वर्ग से चौथे वर्ग की कम होगी। इस तरह से अगर मैं एस ब्लॉक से जो है पी ब्लॉक की ओर जाता हूं तो वहां पर जो विद्युत धनात्मकता का मान होता है वह कम होता जाता है। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ कुछ ज्वाला परीक्षण का, अगर जो है एस ब्लॉक के तत्वों को इनका ज्वाला परीक्षण किया जाए तो इनका कलर कौन कौन सा होता है उसको देखते हैं। अगर लिथियम को इसका ज्वाला परीक्षण किया जाता है तो इसका क्रिम्सन लाल रंग दिखाई देता है। अगर मैं जो है सोडियम का ज्वाला परीक्षण करता हूं तो वह सुनहरा पीले रंग का दिखाई देता है। अगर मैं जो है पोटेशियम का ज्वाला परीक्षण करता हूं तो वो बैगनी रंग का दिखाई देता है। अगर मैं जो है रुबिडियम का ज्वाला परीक्षण करता हूं तो वह जो है बैगनी लाल रंग का दिखाई देता है। और अगर सीजियम का जो है ज्वाला परीक्षण किया जाता है तो वह नीले रंग का दिखाई देता है। इसी तरह से जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं उनका भी ज्वाला परीक्षण किया जाता है, लेकिन उसमें जो है बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। उसमें कैल्शियम वह ईंट जैसा लाल रंग दिखाई देता है, जो स्ट्रांसियम होता है वो लाल रंग का होता है और जो बेरिलियम होता है वह हरे रंग का होता है। तो इस तरह से हम उसके अलग अलग जो है कलर्स के द्वारा भी इनकी पहचान हम कर सकते हैं। जलयोजन की बात करूं तो धन आयन जितना छोटा होगा उसका जो जलयोजन होता है उतना ही ज्यादा अधिक होता है। जैसे कि हम अगर देखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ देखें तो जो लिथियम है, लिथियम प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन और पोटेशियम प्लस आयन, रुबिडियम प्लस आयन, सीजियम प्लस आयन। यहाँ पर अगर मैं जलयोजन की बात करूं तो जो मैं जो है लिथियम से सीजियम की ओर जाने लगता हूं तो जलयोजन की मात्रा घटती जाती है। हम ये बात ध्यान रखेंगे और जलयोजन की जो ऊर्जा है वह भी घटती जाएगी अगर हम लिथियम से सीजियम की ओर जाते हैं तो। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो जलयोजन जो होता है इसका एक फार्मूला याद करके इसे समझ सकते हैं कि जो जलयोजन होता है, जलयोजन ऊर्जा वह इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/, धनायन का आकार, 1/, धनायन का आकार। तो जलयोजन ऊर्जा जो है अगर धनायन का आकार बढ़ेगा तो जलयोजन ऊर्जा कम होगी और अगर यहाँ पर धनायन का आकार कम होगा तो जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होती। अगर मैं क्षारीय मृदा धातुओं के लिए जलयोजन की बात करूं तो देखते हैं इसमें +2 सबसे चार्ज होता है और इसमें जो जलयोजन होगा वो इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो इस तरह से जो बेरिलियम होता है उसका जलयोजन सबसे ज्यादा होगा, जलयोजन ऊर्जा, मैग्नीशियम का उसके बाद में, फिर कैल्शियम का, फिर स्ट्रांसियम का, फिर बेरियम का और फिर रेडियम का। इस तरह से इसके जलयोजन का जो है मान होता है। अगर मैं अब अपचायक गुणों की बात करूं तो चूंकि जो क्षार धातुएं होती हैं वह उच्च ऑक्सीकरण विभव रखती हैं, इसलिए जो ये क्षार धातुएं होती हैं वह प्रबल अपचायक होती हैं। अगर क्षार धातुओं की बात करें तो
इसमें जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं वो क्षार धातुओं की तुलना में कम प्रबल अपचायक होती हैं। आपको सीधी सी एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई ऑक्सी जो है कारक होगा तो ऑक्सी कारक जो है वो ऋण आवेशित युक्त जो है एलिमेंट होता है, जैसे क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो, ये सब ऑक्सीकरण करते हैं। लेकिन जो प्लस वाले होते हैं वो जो है क्या करते हैं, अपचयन करने का काम करते हैं। अब हम जानते हैं जो विद्युत धनात्मक गुण होगा वह ज्यादा अगर है तो अपचायक क्षमता भी उसकी ज्यादा होगी। अगर विद्युत धनात्मक गुण कम है तो इसका जो अपचायक क्षमता होगा वह भी कम होगा। इसी तरह से जब मैं पहले वर्ग की बात करूं तो उसमें विद्युत चूंकि धनात्मकता ज्यादा होती है जिसके कारण यह प्रबल अपचायक होंगे। जो दूसरा वर्ग होगा उसमें जो है विद्युत धनात्मकता का गुण उतना ज्यादा नहीं होता है, कम होता है पहले की तुलना में। इस वजह से पहले की तुलना में जो है कम जो है अपचायक होते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। अगर मैं बात करता हूं तो समूह में नीचे जाने पर जो गैसीय अवस्था प्रगलित अवस्था में अपचयन का गुण होता है वह लिथियम से सीजियम की ओर बढ़ता जाता है। लिथियम से सीजियम की ओर बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि समूह वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो विद्युत धनात्मकता का गुण होता है, विद्युत धनात्मकता का गुण वह बढ़ता जाता है। इस कारण हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अपचायक क्षमता है वह भी बढ़ती जाएगी। अगर इसी तरह से मैं जो है जलीय या गैसीय दोनों के मध्य जो है अपचयन क्षमता की बात करता हूँ जो है क्षारीय मृदा धातुओं के लिए, तो वहां पर जो है देखेंगे, यहां पर देखें इसके ऊपर +2 इस तरह का चार्ज होता है और इसमें जो अपचायक का गुण होगा वो अपचायक क्षमता का गुण बेरियम से ज्यादा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से ज्यादा कैल्शियम का, कैल्शियम से ज्यादा स्ट्रोंशियम का, स्ट्रोंशियम से ज्यादा बेरियम का, इस तरह से इसके अपचायक क्षमता का गुण होता है। हमने आज एस ब्लॉक के तत्वों के कुछ भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है एस ब्लॉक के तत्वों के रासायनिक गुण और उसके उपयोग का अध्ययन करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।